ये है हमारा घर पृथ्वी, यानी ब्रह्मांड में अब तक खोजा गया एकमात्र ग्रह जो जीवन से भरपूर है। और यह है पृथ्वी के संपूर्ण इतिहास में अब तक ज्ञात सबसे विकसित और समझदार प्राणी, यानी हम इंसान। इंसान विकसित कहे जाते हैं। इनकी समझ ने धरती के सभी प्राणियों से इन्हें बेहतर साबित किया है। वैज्ञानिक खोजों ने यह सिद्ध किया है कि धरती पर इंसानी विकास का क्रम कई लाख साल पुराना है। दिमागी आकार के बढ़ने और रीढ़ की हड्डी के सीधी होने की बेहद धीमी प्रक्रिया ने हमें बंदर से इंसान बना दिया। हमने अपने आसपास मौजूद संसाधनों और वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार खुद को समझदारी से ढाला। चाहे प्रकृति की व्यवस्था को समझकर जीवन जीने की नई तकनीकों को विकसित करना हो, या धरती के सुदूर भूखंडों पर पहुंचकर विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए खुद को वहां के अनुकूल बनाना हो, या विज्ञान, भाषा व रहन सहन के क्षेत्र में विकास करना हो, हम हर क्षेत्र में अन्य जीवों की अपेक्षा आगे ही रहे। दरअसल इंसान के इंसानी रूप में ढलने की कहानी बेहद लंबी और धीमी होने के साथ साथ बेहद दिलचस्प भी है। ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयोग किया गया एक वाक्य सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट काफी हद तक इंसानी विकास को बयां करता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी स्वस्थतम की उत्तरजीविता, यानी वे जीव जो बदले हुए वातावरण के साथ स्वयं में परिवर्तन कर पाते हैं, या वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, या फिर अपने ही कमजोर प्रतिद्वंदी के बदले खुद के लिए परिस्थितियों का निर्माण बेहतर तरीके से करते हैं, वही जीवित रहते हैं। और अनुकूलन के इसी काम को बेहतरीन तरीके से पूरा करते आए हैं हम इंसान। हमारे जीवित रहने व संघर्ष करने की इसी विशेषता ने हमें धरती का सबसे विकसित व निरंतर प्रगतिशील प्राणी बनाया है। धरती के निर्माण के करीब 1 अरब साल बाद वायुमंडल के स्थिर होने और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ते जाने से समुद्र की अथाह गहराइयों में एक कोशिकीय जीवों की रचना शुरू हुई, और लगभग तभी से शुरू हो चुकी थी प्रकृति से संघर्ष, संतुलन और खुद को जीवित रखने की कहानी। जहां एक ओर महासागरों की गहराइयों में जीवों की नई नई प्रजातियां विकसित हो रही थीं, वहीं जल के बाहर धरती की भूमि पर जीवन के पनपने और बने रहने के लिए वनस्पतियों के रूप में नीले हरे शैवालों की नई प्रजातियों का विकास हो रहा था। और शायद ये वही युग था जब धरती पर पहली बार नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। आने वाले करोड़ों सालों तक धरती पर ऑक्सीजन की बढ़ रही मात्रा से महासागरों के एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीवों के अनेकों समूहों का जन्म हुआ, जिनसे बाद में रीढ़ की हड्डी वाले मछली जैसे जीवों की रचना हुई, जो कई लाख साल बाद उभयचर प्राणियों के रूप में विकसित हुए, जिनमें जल और थल दोनों में रह सकने की क्षमता विकसित हुई। आज से करीब 40 करोड़ साल पहले लंबी जद्दोजहद के बाद विकसित हुए एम्फीबियंस यानी उभयचर प्राणियों ने जल से बाहर निकलकर पृथ्वी के धरातल पर कदम रखना शुरू किया, और यही जीव छोटे से बड़े आकार के होते हुए अलग अलग प्रजातियों में विकसित हुए, और साथ ही शुरू हुआ डायनासोर युग, जिसे जुरासिक एरा के नाम से भी जाना जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यही वो समय भी था जहां एक ओर तो जीव जंतु और वनस्पतियां अपने अपने स्तर पर धरती के वातावरण में खुद को ढालने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आपसी तालमेल और सहयोग के साथ साथ ये सहजीविता के महत्व को भी समझ रहे थे। वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही था जिसने डायनासोर जैसे विशाल जीवों को 16 करोड़ सालों तक धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद की। साथ ही इसी समय एक अन्य प्रजाति भी थी जो अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी, और ये प्रजाति थी मैमल्स की। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक विशालकाय उल्का पिंड की धरती से अचानक हुई टक्कर एक ऐसी विध्वंसकारी घटना थी जिसने धरती के इतिहास से डायनासोर जैसे अद्भुत जीवों का नामो निशान मिटाकर रख दिया। धरती की ऊपरी सतह जीवन विहीन हो चुकी थी। इसका वातावरण पूरी तरह से गर्म और जीवन के प्रतिकूल हो चुका था। 25 किलो से अधिक वजन के सभी जीव जंतु व पक्षी इस विनाशकारी घटना से सदा के लिए नष्ट हो चुके थे, क्योंकि उनकी भूख मिटाने के लिए धरती पर अब कुछ भी शेष नहीं था। लेकिन पानी और जमीन के भीतर जीवन अभी भी पनप रहा था, अपने छोटे आकार
और सब कुछ खाकर जिंदा रह जाने वाले ये स्तनपायी जीव जमीन के भीतर बिल बनाकर रहने लगे और यही जीव अनुकूलन और परिवर्तन की लंबी प्रक्रिया के बाद पहले बंदर और बाद में इंसानों के रूप में विकसित होने वाले थे। अंततः डायनासोर का विनाश इंसानी प्रजाति के विकास का कारण बनने वाला था। अब से 5 करोड़ साल पहले की धरती अभी भी बेहद गर्म थी, जहां बर्फ का नामो निशान नहीं था। लेकिन अब तक वनस्पतियों का पुनः विकास हो चुका था और इसी समय अस्तित्व में आए हमारे पूर्वज वानर, जिन्होंने धरती के वातावरण से अनुकूलन करके विकसित होना शुरू कर दिया था। उसका अगला भाग हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। डायनासोर्स जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही बड़े। डायनासोर्स ने पृथ्वी जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही बड़े। डायनासोर्स ने पृथ्वी में बहुत ही लंबे समय तक राज किया। करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर इन दैत्याकार छिपकलियों का राज था। परंतु उसके बाद क्या हुआ? आखिर ये डायनासोर्स कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें समय में फिर से पीछे जाना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफी सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर। परंतु यहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति भी था जो आकार में बहुत ही छोटा था और ये आज के चूहे जैसा दिखता था। असल मायनों में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डायनासोर्स अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। हम इंसान भी एक मैमल हैं। उस वक्त ये मैमल्स डायनासोर्स के डर से जमीन के अंदर बिलों में छुपकर रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाला था। जब ये सारे जीव आराम से धरती में अपना जीवन बिता रहे थे, उस वक्त एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसका रफ्तार एकाएक और तेज हो गया। प्रत्येक सेकंड के साथ साथ ये धरती के करीब और करीब बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से यह धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इसे महसूस कर सकते थे। एस्टेरॉयड जमीन से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी की लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया। विस्फोट वाली जगह पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा मैटर आसमान में धूल के एक बड़े बादल का निर्माण किया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगें धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख बन गए। पादपों के अंदर मौजूद सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव इन जमीनी खतरों से बच गए थे, लेकिन ये तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मीट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद वो आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई और इसके परिणाम स्वरूप धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई थी। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। विस्फोट के 90 मिनट्स बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से बहुत दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में धरती के कुल 75% आबादी पूरी तरह से साफ हो गई थी, लेकिन यह महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नए प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था, मैमल्स। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे।
और जिंदा रहने के लिए इसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इन डायनासोर्स के अवशेष आगे चलकर हमें भविष्य में मिलने वाला था, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती पूरी तरह डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब ये आकार में पहले से काफी बड़े हो चुके थे, परंतु ये अब भी दिखने में हमारी तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे, क्योंकि इसे आगे चलकर कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन करीब 24 घंटों का होता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह जानी पहचानी थी। केवल एक नए भूभाग की रचना बाकी रह गई थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। ये वही भूभाग है जहां आज इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर लोग रहते हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों के आपस में टकराने की वजह से एक नए भू श्रृंखला का निर्माण हुआ, एक नई पर्वत श्रृंखला, हिमालय। और यह है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला में गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था, जो भविष्य में दुनिया के लगभग आधी आबादी को पीने का पानी मुहैया कराने वाली थी। लेकिन यहाँ धरती पर अब भी कुछ कमी रह गई थी। धरती पर अभी भी कोई चीज लापता थी। वे थे हम मनुष्य। लेकिन परिस्थितियां अब बदलने वाली थी। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाले मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे एप्स। ये पेड़ के ऊपर रहते थे, जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गई और इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। यह है एडिपिथेकस रेमिडस। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में ये महज 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे। इससे वे सुरक्षित रहते थे। आग में पका मांस को चबाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। ये थे होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालनी शुरू की। इससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया, जिसके जरिए हम बातचीत कर सकते थे और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती के सारे जानवरों की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग था। हमारे पास औजार थे, भाषा थी और सबसे बड़ी चीज हमारे पास दिमाग था। आज से करीब कुछ सेकंड पहले हमने और आपने साथ में मिलकर 4.5 अरब साल के सफर को तय किया। अब हम वापस घर आ चुके हैं। यह है हमारी दुनिया, हमारा समय। आज हम काफी विकसित और आधुनिक बन चुके हैं। आज हम अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को पूरी तरह समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि ये समुद्र कहाँ से आए। हम आज ये भी जानते हैं कि यह जमीन जहाँ हम खड़े हैं उसका निर्माण कैसे हुआ और आखिर में धरती में जीवन कहाँ से आया था। लेकिन हमारा सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और भी आगे जाना है। हमें इस संसार को और अच्छे से समझना बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें
और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये सफ़र कैसा लगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। नमस्ते। स्वागत है सभी का। मम्मी, पापा, छोटू अंकल, महेश भाई, निमिषा दीदी, जनक भाई, उच्चाट, केतन भाई, शैलेंद्र भाई, अंकित भाई, सभी का स्वागत है। आपने अभी 2 वीडियोस देखे, इसमें हमने धरती पर इंसान के क्रमिक विकास के बारे में देखा और दूसरी बात हमने देखी डायनासोर किस तरीके से विलुप्त हुए और उसके कारण से है ना मनुष्य का इस धरती पर आगमन हुआ, है ना। तो एक बात इन वीडियोस को देखने से समझ में आती है, जब हम कोई भी वस्तु को समग्रता में देखते हैं, पूर्णता में देखते हैं, लास्ट में देखते हैं, पूरी कहानी को पूरा देखते हैं, तो घटनाओं के क्रम का प्रयोजन स्पष्ट होता है ना। तो ऐसा ही कई बार जीवन में भी होता है कि हमें एक समय पर जब कोई घटना घट रही होती तो ऐसा लग रहा होता है जैसे हमारा विनाश हो रहा है, हमारे जीवन में प्रलय आ गई है। लेकिन कई बारी जब बाद में उस बात की समीक्षा हम करते हैं तो लगता है कि वो हमारी तैयारी थी कहीं ना कहीं, है ना। तो आप में से अगर किसी के ध्यान में ऐसी कोई घटना आती हो तो मैं उनका स्वागत करती हूँ उस बात को शेयर करने के लिए कि जब कुछ घटना घटी तो वो आपको ऐसा लगा जैसे कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है या प्रलय आ गई या गड़बड़ हो गई मेरी लाइफ में। लेकिन आज जब उसको देखते हैं, थोड़ी दूरी से देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक हुआ, है ना, वो आवश्यक घटना थी। है किसी के ध्यान में ऐसी कोई घटना जो शेयर करना चाहें? आप हैंड रेज करके आप अपने आप को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। किसी के ध्यान में ऐसी कोई घटना नहीं है? अच्छा, चलिए बुरी ठीक है। घटनाएं याद नहीं रहती ना। हाँ। घटनाएं याद नहीं रहती। नियति विधि से बुरी घटनाएं याद रखने का विधान कम है ना, इसलिए हाँ, ज्यादातर सबको सही घटनाएं याद रहती। ठीक बात है, ठीक बात है। कभी कभी हम लोग किसी मोड में चले जाते तब हम याद करते हैं कि देखो उस समय हम कितना परेशान थे, आज वही चीज कितनी अच्छी लग रही है ना। जैसे मैं, चलिए एक शेयरिंग कर देती हूँ। मैं जब 9th-10th की बात है तो हमारे पिताजी से मेरा बड़ा झगड़ा हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा तुम संस्कृत पढ़ो, संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छी चीज है, पढ़ो, है ना। तो और मुझे बहुत गुस्सा आया मेरे पिताजी के ऊपर, क्योंकि मुझे आर्ट्स, कलाकारी थोड़ी पसंद थी, है ना। मुझे लगता था कि अगर मैं आर्ट्स पढ़ूंगी, मैंने कभी भी आर्ट्स नहीं पढ़ा और मुझे लगता है कि मैं आर्टिस्टिक टाइप की थी, लेकिन हमारे पिताजी ने कहा नहीं, तुम संस्कृत पढ़ो, संस्कृत पढ़ना बढ़िया रहेगा। तो मैं 2 साल जब मौका मिलता था उनको 2-4 बातें सुनाई देती थी। मैं हर बार कहती थी पिताजी आपने ठीक नहीं किया मेरे लिए। लेकिन बहुत 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 साल बाद, है ना, स्पेशली जब दर्शन मिला और दर्शन के बाद मैंने कुछ योगा, आयुर्वेदा, ये सब चीजें भी पढ़ी, तो मुझे लगा कि ये मेरे साथ सबसे बढ़िया घटना घट गई। तो मैंने एक समय फिर पिताजी को धन्यवाद भी किया। वो फिर हम दोनों को हंसे भी इस बात को ध्यान करके कि मैंने झगड़ा किया कि आपने मुझे संस्कृत क्यों दिलाई, और मैंने उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि आप पैसे बचाना चाहते थे, जो आर्ट्स का सामान होता है वो बहुत महंगा आता है, इसलिए आपने मेरे साथ ये किया है, गलत किया है। तो वो झगड़ा कभी, मतलब अक्सर ही हो जाता था। 2 साल में कम से कम 8-10 बार हुआ होगा, उसके बाद भी 2-4 बार हुआ होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया घटना घट गई, है ना। चलिए ठीक, तो आज इसी के साथ हम लोग पठन को शुरू करते हैं। हम लोगों ने 20 पेज करीब पढ़ लिए हैं, उसके आगे की बात को शुरू करते हैं। चलिए। आवाज मुझे नहीं आ रहा। आवाज, मेरी आवाज क्लियरली आ रही सभी को? हेलो, आवाज आ रही है। आ रही मुझे है तो आ बात? रही है, एकदम क्लियर आ रही है मुझे तो। जी जी। अंकल जी आप एक बार रीजॉइन कर लीजिए, आप लॉग आउट, ये एंड करके मीटिंग, हाँ। ठीक अंकल जी सर, ठीक। चलिए, तो आ रही, ठीक है। चलिए भैया, बढ़िया, तो शुरू करते हैं। आज तक के बीते इतिहास में मानव कुछ भी अप्रत्याशित घटना घटित किया है। अप्रत्याशित मतलब जो नहीं होनी चाहिए थी, अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा ना हो, है ना, जिसकी अपेक्षा ना हो, ऐसी। छोटू अंकल अभी आवाज आ रही है आपको सही से?
आप एक बार अपना ऑडियो भी थोड़ा बढ़ा करके चेक कर लीजिए। अभी अभी आ रही है। ठीक ठीक ठीक, चलिए धन्यवाद, है ना। तो आज तक के बीते इतिहास में मानव कुछ भी अप्रत्याशित घटना घटित किया है, घटित किया है मतलब उसने स्वतंत्रता कर्म स्वतंत्रता पूर्वक किया है, वो सारी घटनाएं नासमझी से ही घटित हुई हैं। अभी धरती को जितना घायल करने की बात हुई, धरती का पेट फाड़ा गया, धरती को बुखार उत्पन्न किया गया, धरती को बुखार मतलब ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, धरती की सतह पर अनेक प्रकार की विकृतियां तैयार की, उसके फलस्वरूप धरती की सतह पर मतलब सॉइल का जो इरोजन है या सॉइल की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कह रहे हैं, धरती की सतह पर अनेक प्रकार की विकृतियां तैयार की, उसके फलस्वरूप नदी नाला ये सब बर्बाद हो गए, हवा पानी को बर्बाद कर दिए, और इससे जो आदमी त्रस्त हो रहे हैं ये हम आप सबको विदित ही है। विदित ही है मतलब पता ही है। जब तक धरती कष्टग्रस्त रहेगी तब तक धरती में रहने वाले समस्त वनस्पति, समस्त जीव और मानव सभी कष्टग्रस्त होंगे ही, है ना। ये जो फिजिकल हमारी बॉडी है, जो भौतिक शरीर है, पंच तत्वों से बना जो शरीर है, इसकी स्वस्थता के लिए क्या चाहिए? वातावरण की स्वस्थता। अगर आपको स्वस्थ शरीर चाहिए तो न्यूनतम है कि हमारा जो नैसर्गिक वातावरण है वो स्वस्थ रहे, सही रहे, ठीक है। धरती को घायल करके आदमी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इसकी परिकल्पना कितने अच्छे सोच किए होंगे आप ही सोच लीजिएगा। इनका कहना, बाबा जी की भाषा इस प्रकार से है, बाबा जी कहना चाहते हैं कि आप सोच लीजिए कि हम किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट विधि से सोचते हैं ना, हमारे अंदर किस प्रकार के अंतर विरोध है। हमें लगता है कि हम नैसर्गिकता को खत्म करके स्वयं सुखी हो जाएंगे, जबकि हम ये जानते हैं कि हम इसी नैसर्गिकता से उत्पन्न हैं, और ये भी साइंटिस्ट के द्वारा ही घटाई गई घटना है। तो ये कह रहे हैं बाबा जी यहाँ पर अंतर विरोध को दर्शा रहे हैं, तो कह रहे हैं आप ही सोच लीजिएगा। अब इससे आगे की शुभ बात यह निकलती है कि यदि हम धरती को तंग करना बंद कर देते हैं, तंग करना मतलब परेशान करना बंद कर देते हैं, अर्थात बाधाएं डालना बंद कर देते हैं इसके रास्ते में, तो आश्वस्त होने का मुद्दा है कि इस धरती की सतह में जो संपदाएं हैं मतलब जो मटेरियल्स हैं, वे अपने आप में इस धरती के आदमियों के जीने के लिए पूरी पड़ती है। गलती, अपराध, द्रोह, विद्रोह, ये सब चीज मानव की नासमझी का दोष है। ये समझदारी की उपज नहीं है। समझदारी मैंने कल क्या बताया था? उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता। उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनीयता को समझ करके किसी भी वस्तु का उपयोग करना, इसका ही नाम क्या है? समझदारी है। एक बार बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी पोल्यूशन क्या है, तो बाबा जी ने बोला अस्तित्व में या धरती पर जो वस्तुएं हैं ना, जो वस्तु जहां रखी है वहां पर वो अपनी भागीदारी कर रही है। एक समग्र व्यवस्था जो धरती की है, नैसर्गिक व्यवस्था जो है, प्राकृतिक जो व्यवस्था है, जो वस्तु जहां रखी है वो अपना व्यवस्था में भागीदारी कर रही है। जो मनुष्य है किसी वस्तु को कहीं से उठा के कहीं और पर ले जाता है, इसका नाम ही पोल्यूशन है ना। तो बाबा जी ने जहाँ प्राकृतिक नियमों की चर्चा करी ना, जहाँ जहाँ पे वांग्मय में, तो वहां पर वो कहते हैं कि प्राकृतिक नियम क्या है? जो भी वस्तुएं जो है हमें पता है इसका उत्पादन कितनी मात्रा में हो रहा है, उससे कम मात्रा में उसे खर्च करना है। हम ये सब तो कर नहीं रहे हैं, है ना। चलिए, ये समझदारी की उपज नहीं है, इसकी गवाही यही है कि मानव असंतुलित, धरती असंतुलित, नदी नाला पहाड़ जंगल सब असंतुलित हैं, है ना। जैसे एक छोटी सी बात है, हमें पता नहीं पहाड़ों का प्रयोजन क्या है। पहाड़ों का प्रयोजन क्या है? तो वो बादल से टकरा करके बारिश करते हैं, है ना। अगर हम पहाड़ काटते जाएंगे तो क्या बारिशें होंगी, है ना। इसके बारे में मैं कल या किसी और दिन चर्चा करूंगी, किस प्रकार से प्रकृति की सभी चीजें जो है ना, सभी नदी नाला पहाड़ जंगल, ये सब किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, और किस तरीके से धरती पर साइकिल्स, जो चक्र है ना, ऋतु के चक्र हैं, उनको किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी पढ़ते हैं। हम मानव विज्ञान युग में यह सब अपराध कर चुके हैं, उसके बाद भी डींग हाँकने में बाज नहीं आए, और सोचते हैं, डींग हाँकने में बाज नहीं आए मतलब हम ये सोचते हैं कि हम विकसित हो रहे हैं, ये हमारा विकास है, इसको हम विकास मान लिए, और हम सोचते हैं कि हम विज्ञान से ही अच्छा ठोस पाएंगे, जबकि धरती से ये मानव जाति कूच होने की जगह पर आ गई है। कूच होने की मतलब विलुप्त होने की जगह पर, कूच होना मतलब निकल जाना,
एक्सटिंक्ट हो जाना, ठीक है। तो कह रहे हैं ऐसा ये स्थिति आ गई और हम क्या कह रहे हैं, हम डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, सो कॉल्ड डेवलपमेंट। इस पर ध्यान देने की बात है। जब भी समस्या से बचना चाहेंगे आदमी को समझदार होना ही होगा। तो कह रहे हैं अगर आप जो आउटकम है जो अभी आने वाला है उससे बचना चाहेंगे तो आपको कुल मिलाकर के इस समस्या से बचने के लिए समझदार होना ही होगा, दूसरा कोई ठौर नहीं है ना। there is no other resort, there is no last resort but to become understanding। ना समझी से अपराधों का रोकथाम होता नहीं, चाहे राष्ट्रीय संविधान विधि से ही हो, अपराध तो अपराध ही है। अभी धरती की छाती पर जितने भी राष्ट्र में मानव निवास करते हैं सभी राष्ट्रों का अपना एक संविधान रहता है। सभी राष्ट्रों के संविधान में 3 मुख्य मुद्दे हैं और एक वचन है, महावाक्य है, वो है शक्ति केंद्रित शासन, है ना। बलपूर्वक शासन किया जा रहा है, बलपूर्वक नियंत्रण की चेष्टा करी जा रही है। शक्ति केंद्रित शासन की जो व्याख्या है उसमें गलती को गलती से रोकना, गलती को गलती से रोकना मतलब पनिशमेंट करना भी, गलती की पनिशमेंट देना भी ना। किसी ने किसी का खून कर दिया तो हमने उसको सरेआम फांसी की सजा सुना दी, है ना। तो हमने उसका मतलब सब लोगों ने मिलकर फिर उसका खून कर दिया। इसको कह रहे हैं कि शक्ति केंद्रित शासन है जिसमें गलती को गलती से रोक रहे हैं। अपराध को अपराध से रोकना, युद्ध को युद्ध से रोकना, यही 3 कर्म हैं। इन तीनों कर्मों से कहीं भी ऐसा नहीं दिखता कि हम अपराध से मुक्ति पा गए। ये तीनों चीजें अपने आप में हर दिन, हर माह, हर वर्ष, हर शताब्दी और मजबूत होती जाती हैं। युद्ध की मजबूती, अपराधों की विपुलता, विपुलता मतलब अधिकता। युद्ध की मजबूती, अपराधों की विपुलता मतलब अपराध जो क्राइम है वो दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। गलतियों की कतार ये ही इतिहास में भरी हुई हैं, पन्ने रंगे हुए हैं, ये गवाही है। अगर हम इनका समाधान खोजते हैं तो इसके मूल में पाते हैं इन सभी परिस्थितियों को बनाने वाला केवल आदमी है ना। कुल मिलाकर अगर हम ध्यान से देखें तो कोर्ट में केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। कितना भी हम शिक्षा पर काम कर रहे हैं लगातार ये चीज होती चली जा रही है। अगर हम इनका समाधान खोजते हैं तो इसके मूल में पाते हैं इन सभी परिस्थितियों को बनाने वाला केवल आदमी ही है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है धर्म संविधान। संपूर्ण धरती के जितने भी धर्म संविधान हैं उसमें यह माना गया है आदमी जो मूलतः पापी, अज्ञानी, स्वार्थी होता है। सही बात है, हमारी जितने भी आप आरती गाते हैं, है ना, हर जगह कहीं ना कहीं हमने आदमी को सिनर मान लिया है ना। मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो देवा, इस विधि से ही कहीं ना कहीं एक अफर्मेशन हम अपने में डालते रहते हैं कि हम ये हैं, या धर्म हमारे अंदर ही डालता रहता है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न होती है। तो पापी को तारने के लिए, अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए, स्वार्थी को परमार्थी बनाने के लिए सभी धर्म संविधान अपने अपने ढंग की युक्तियां, चरित्र, कर्तव्य, दायित्व और कर्म कांड आदि कुछ भी बनाए हैं। यह भी एक बहुत स्पष्ट घटना है ना। स्पष्ट घटना है मतलब आप इसको ठीक से देख सकते हैं। इनका परिणाम क्या हुआ? अभी तक कोई अज्ञानी ज्ञानी हो गया ऐसा मानव जाति ने पहचाना नहीं। स्वार्थी परमार्थी हो गया ये भी प्रमाण मिला नहीं। पापी पाप से मुक्त हो गया यह भी प्रमाण नहीं मिला। मैं आपको इसके पहले कुछ बताया था, समाधि पर्यंत तक साधना है। बाबा जी आप वापस अपनी बात पर जा रहे हैं। तो समाधि पर्यंत तक साधना है, साधना विधि तक साधना है, मतलब समाधि पर्यंत तक कह रहे हैं साधना है। साधना काल में मानव में वैचारिक रूप में समाधानित होना बना ही नहीं रहता, मन उद्वेलित रहता ही है, क्योंकि मानव समस्या से पीड़ित होकर ही तो समाधि की ओर दौड़ता है ना। जो आदर्शवादी विधि से जो समाधि की प्रयास कर रहे हैं, है ना, समाधि के तक का प्रयास जो है उसका नाम साधना है। बाबा जी बता रहे हैं उस साधना काल में जो आशा विचार इच्छा की एक रूपता नहीं रहती और उसकी एक सही दिशा भी नहीं रहती, दोनों बातें नहीं रहती हैं। साधना काल में मानव में वैचारिक रूप में समाधानित होना बना ही नहीं रहता। तो कह रहे हैं वैचारिक समाधान ना होने के कारण क्या है, मन उद्वेलित रहता है, मतलब परेशान रहता है ना, और ऊट पटांग विचार आते ही रहते हैं, ऐसा पहले बताया था। क्योंकि मानव समस्या से पीड़ित होकर ही तो समाधि की ओर दौड़ता है।
समाधि तक प्रयत्न करते हुए ही आदमी की ऊंचाई दिखाई पड़ती है। साधना काल में मानव को तमाम प्रकार की ऊट पटांग बात आती है, समाधि के बाद उनका शमन होता है। विकल्प विधि से अध्ययन पारंगत प्रमाण विधि है। विकल्प कौन सा? सह अस्तित्ववाद, ये विकल्प है। इस विधि से हमें साधना का मार्ग नहीं लेना, हमें अध्ययन और पारंगत होकर के प्रमाण विधि का रास्ता लेना है। समाधि के बाद मानव को कुछ करने की इच्छा होती ही नहीं, कुछ पाने की इच्छा होती ही नहीं, कुछ रखने की इच्छा होती ही नहीं, ये भी बात देखी गई है। तो हमको कैसे इच्छा हुई? अच्छा, यहाँ पर मैं बात थोड़ा कर देती हूँ। कल शैलेंद्र भाई ने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा, तो मैं सोच रही हूँ कि इस क्लास में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इस बात को, इस विधि को बाबा जी विकल्प किस विधि से कह रहे हैं? तो अभी तक आदर्शवादी विधि में क्या बताया गया है कि समाधि तक की आपकी जर्नी है, आपकी यात्रा है। समाधि में मूल रूप से क्या होता है? तो आशा, विचार और इच्छा चुप हो जाते हैं। चुप हो जाते हैं मतलब क्या? मन, वृत्ति और चित्त आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन को बंद कर देते हैं। परावर्तन प्रत्यावर्तन जो क्रियाएं होती हैं वो रुक जाती हैं, उस मतलब कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। ठीक, जो विधि, अच्छा अब हमें जो अध्ययन विधि यहाँ पर बताई गई है उस विधि में क्या होना है? तो उस विधि में, अच्छा, आशा विचार चुप होने का मतलब क्या है? यहाँ पर सही और गलत दोनों चीजों से मुक्ति हो जाती है। सुख दुख में समान, इस तरीके की निराभिमानी, इस तरीके की स्थितियां आती हैं जीवन में। लेकिन जब हम, जो बाबा जी ने जो अध्ययन विधि बताई है, वहां पर क्या होने वाला है? तो वहां पर सही करने को बना करके चलना है, सही करने को बना करके चलना है। इसमें आशा विचार इच्छा को चुप करने की बात नहीं, यहाँ पर एक रूपता और दिशा देने की बात है। ठीक है, एक रूपता और दिशा देने की बात है। तो इस स्थिति में क्या बाबा जी ने आचरण के रूप में क्या बताया? जैसे पतंजलि आदर्शवाद में यम और नियम की बात करते हैं, उसी तरह से बाबा जी ने यहाँ पर विकल्प में क्या बात करी है? स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। ठीक, ये बातें यहाँ पर बताई हैं। इसको कह रहे हैं विकल्प विधि से अध्ययन पारंगत प्रमाण विधि है। ठीक है, समाधि के बाद मानव को कुछ करने की इच्छा होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि आशा विचार इच्छा क्या हो गए? चुप हो गए। उनका अब किसी प्रयोजन में वो नहीं लगे हैं, कोई कार्यक्रम नहीं स्पष्ट होता वहां पर। विकल्प विधि में या इस विकल्प में प्रयोजन स्पष्ट है। ठीक है, कुछ रखने की इच्छा होती ही नहीं, ये भी बात देखी गई है। तो हमको कैसे इच्छा हुई ये सब तैयार करने के लिए? मैं आपको पहले ही विनय कर चुका हूँ। विनय कर चुका हूँ मतलब आपको बता चुका हूँ कि मैं मुक्ति के लिए, स्वर्ग के लिए तो समाधि किया नहीं था। मैं मेरे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए समाधि के लिए प्रवृत्त हुआ था। देखिए, बाबा जी के क्वेश्चन बहुत सॉलिड है ना। वो पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति का चरित्र कैसे होगा संविधान के अंतर्गत, तो इसके कारण से इनमें उत्तर मिला है संयम में। समाधि में प्रश्नों का उत्तर मिला नहीं, तो मुझे समाधि हुई या नहीं, इस बात को जांचना शुरू किया। इसी जांच में ये सब बातें, ये सब चीजें समझ में आ गई। मानव के पुण्यवश, मानव के भविष्यवश, मानव के सर्व शुभवश, सर्व कल्याणवश ये बात निकल के आ गई। ये किताबों से नहीं निकला है, ये सच्चाई है ना। जो कह रहे हैं वेद वेदांत की जो परंपरा है उसमें से नहीं आया है। बुजुर्गों ने हमको इतना ही मार्गदर्शन किया था कि समाधि से ही उत्तर मिलेगा। समाधि मुझको हुआ या नहीं, इसको प्रमाणित करने के लिए हमने संयम किया और उसी के बलबूते ये बातें निकल आईं। मानव की समझदारी तरंगवत है। पहले जंगल युग में, शिला युग में और धातु युग में जैसा मानव जिया, ये सब इतिहास में लिखा हुआ है। जैसे ही राजयुग आया तो काफी लोगों ने राहत पाया। राजा जान माल की रक्षा करेगा, जबकि वो चीज अभी तक हुआ नहीं है ना। कुल मिला के जो राजा है वो किस बात का अश्योरेंस देता है कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, और उसके बदले में लोगों से वस्तुएं ले लेता, वो जो उनका उत्पादन होता उसमें से कुछ परसेंटेज ले लेता था। जान माल की रक्षा हुई नहीं है, अमन चैन तो बहुत दूर है। हर परिवार, हर समुदाय जान माल की रक्षा और अमन चैन के लिए चिंतित रहता ही है। इसी तरह आदर्शवादी सीढ़ी लगी है, उससे लोगों को जो कुछ भी राहत मिली और कुछ काल के बाद वह भी पर्याप्त नहीं हुआ। पुनः जब अपर्याप्त हुआ तो स्वाभाविक था पुनः विचार किया। विचार के रूप में विज्ञानवाद आया। इसमें तर्क सम्मत रूपी खूबी के कारण लोगों को यह स्वीकृत हुआ। पहले उपदेशवाद में तर्क की कोई गुंजाइश नहीं थी। उपदेशवाद मतलब आदर्शवाद।
आदर्शवाद में करो ना करो वाली बात में न मानने वाले लोगों को पापी करार देते रहे, जितना प्रताड़ित करना है वो भी करते रहे। ये सब इतिहास में लिखा है। तर्क संगत और तर्क के लिए आमंत्रण होने के कारण मानव ने विज्ञानवाद को स्वीकार किया। देखिए, मनुष्य स्वभाव से तार्किक प्राणी है ना? और जैसे ही विज्ञान जो है वो तर्क लेकर के आया तो लोगों ने विज्ञानवाद को स्वीकार करना शुरू कर दिया। विज्ञानवाद ही क्या है? फिर भौतिकवाद ही है। दूसरा, स्वर्ग की जो कल्पना थी, जिस सुख की कामना थी, वो विज्ञान से प्राप्त सुविधाओं में लोगों को मिलने लगा। ठीक है, उसको भी खूब चख लिया आदमी ने। इसमें भी विज्ञान की उपलब्धियां मानव के लिए पर्याप्त नहीं हुई, है ना? सोचा तो था कि सुविधा संपन्नता से सुख हो जाएगा, हुआ नहीं। ठीक है, पुनः झंझट में फंसने लगा मानव। इस तरह मानव झूलता ही रहता है भक्ति, विरक्ति और संग्रह सुविधा के बीच। सवेरे 1 घंटे का मेडिटेशन, बाद में अपना बिजनेस कार्यक्रम, मीनवाइल घर में और ऑफिस में खटपट, ये सब चलते रहता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अंदर में नहीं हुआ है ना? चलिए, तो संग्रह सुविधा से जब आदमी त्रस्त हो जाता है, तब भक्ति विरक्ति की ओर दौड़ता है, और जब भक्ति विरक्ति से पैर ठंडे पड़ जाते हैं तो संग्रह सुविधा की ओर दौड़ता है। और दोनों सुनने में अच्छा लगता है, किंतु अच्छा लगना और अच्छा होने में कितनी दूरी है, हर व्यक्ति सोच सकता है। हर व्यक्ति सोच सकता है मतलब हर व्यक्ति के अनुभव में ये बात आती है। अच्छा लगने मात्र से अच्छा होता नहीं है। जैसे ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है, परंतु इससे अच्छा ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। सही बात है ना? ठंडा पानी पीने के लिए मना करते हैं। ठंडा पानी पीने से कोई रोगी हो सकता है, किसी को खांसी हो सकती है। अतः ठंडा पानी अच्छा लगना या ठंडा पानी अच्छा न लगना दोनों सार्वभौम नहीं हो सकते। यह शरीर के लिए अनुकूल प्रतिकूल पक्ष है। विज्ञानवाद के कारण हम एक अस्थिरता अनिश्चयता की ओर चले जा रहे हैं, है ना? मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो दिखाया था इसके बारे में। क्या है यह अस्थिरता अनिश्चयता का मूल कारण? और विज्ञानियों ने मानव को एक यंत्र के रूप में व्याख्यायित करने का प्रयास किया है ना? हम विज्ञान ने क्या, जीव, ये पूरा शरीर मान करके आई थिंक बिकॉज आई एम, है ना? आई एम बिकॉज आई थिंक, है ना? इस तरीके का कुछ, इसी तरीके की समस्त व्याख्याएं चल रही हैं अभी तक, कि हम कुल मिला के क्या है, ब्रेन है, इतना ही अधिकतम सोच पा रहे हैं। वे अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, ये सब सुना हुआ है। जो वैज्ञानिक मानव को यंत्र के रूप में व्याख्यायित करता है, वह स्वयं इस व्याख्या से असंतुष्ट रहता है। आजकल मानव की यांत्रिक कार्यविधि को समझना एक बड़ा मुद्दा बना है। इसी आधार पर मानव के व्यवहार में गति, कार्य में गति, विचार में गति आ पाएगी, ऐसा सोचते हैं, जबकि आदमी इस रूप में आता नहीं। विज्ञान ने यांत्रिकता को ही सटीक माना है। सटीक मतलब सही माना है। इसको आदमी समझ सकता है, झेल सकता है ना? आदर्शवादियों ने संवेदनशीलता को नकारने की वकालत की। संवेदनशीलता को आदमी समझ नहीं सकता, झेल नहीं सकता। दोनों वादों में दूरियां बरकरार हैं। आदर्शवाद क्या कह रहा है? संवेदनशीलता को नकार रहा है। भौतिकवाद क्या कह रहा है? वो कह रहा है संवेदनशीलता में ही सब चीजें, हम यहीं पर सारे सुख यहीं भोग लेंगे संवेदनशीलता से ही। इस तरह एक के बाद एक समस्या में मानव जकड़ता गया। समस्या के साथ ही शरीर यात्रा को समाप्त करते हैं। कुल मिलाकर हमारी इस ढंग से स्थिति बनी है। अभी जो मैं मानव कुल के समक्ष प्रस्ताव रख रहा हूं, वह मानव जाति का ही पुण्य है, ऐसी मेरी स्वीकृति है। मानव जाति का ही पुण्य है मतलब कुल मिला के पूरी मानव जाति कहीं ना कहीं इसके लिए एक अच्छी तैयारी की है। आदर्शवादी विधि से कुछ अच्छी चीजें हमारे में आई हैं, भौतिकवादी विधि से या विज्ञानवादी विधि से तर्क हमारे में आया है, और इस सब तरीके से परंपरा में, शिक्षा विधि से, किसी ना किसी विधि से स्वीकृति और विकास दोनों, मतलब क्षमता, दोनों, क्षमता नहीं, पात्रता, दोनों में विकास हुआ है। इसको बाबा जी कह रहे हैं यह मानव जाति का पुण्य है, ऐसी मेरी स्वीकृति है। मैंने जो परिश्रम किया उसका मैं मूल्यांकन करता हूं, वह इतने बड़े फल जितना हम पा गए इतने के योग्य नहीं है। जैसे अमरूद के पेड़ में 1 टन का फल लग जाए तो पेड़ टूट जाएगा, ऐसा देखा जा सकता है। उसी भांति हमारे साथ ऐसी ही घटना घट गई है।
हमारे परिश्रम से अधिक यह बात है। देखिए ह्यूमिलिटी, बाबा जी के अंदर विनम्रता और सरलता देखिए, कितनी खूबसूरती से कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। हमारे परिश्रम से अधिक यह बात है। इस परिश्रम को कौन डुहारता है, यह बात इसमें मुख्य है। मानव में परिश्रम से अधिक फल को कौन डुहारता है, उसे हमने सटीकता से देखा है। जीवन डुहारता है। जीवन ऐसे फल को लेकर चलने में समर्थ है कैसे? तो आगे बात कर रहे हैं। जीवन को हम अक्षय बल, अक्षय शक्ति के रूप में देखा है। जीवन क्या है? गठन पूर्ण परमाणु है और इसमें जो बल है अक्षय बल और अक्षय शक्ति है। इस विधि से आपको भी अध्ययन कराते हैं। आपकी जिज्ञासा हुई तो आप भी समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। हमारा विश्वास है कि आपको समझने की जरूरत है, इसलिए आप समझेंगे ही। यह बात समझ में आती है कि जीवन शरीर के माध्यम से जो कुछ भी तय करता है वह शरीर की आवश्यकता से अधिक हो ही जाता है। यह सहज प्रक्रिया है। मैंने जीवन को देखा है, मानव को जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में देखा है ना। मैंने पहले दिन ध्यान दिलाया था, संयुक्त रूप, सह अस्तित्व नहीं है जीवन और शरीर का। जहां पे शब्द सह अस्तित्व है वहां पे नित्यता है, निरंतरता है। ठीक है, अभी तक मानव जीवन को और अस्तित्व को अध्ययन विधि से समझाने में असमर्थ थे। विज्ञान जहां भी अस्तित्व बोध कराने गया, हर जगह अस्थिरता, अनिश्चितता को ही दिखाता रहा और लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद के लिए संघर्ष करने के लिए विचार देता रहा। हम मानव इसे स्वीकारते रहे। स्वीकार करके जब हम उसको भोग कर गुजरे, वह हमारे लिए तृप्ति का आधार नहीं बना। इसका गवाही यही है कि सुविधा संग्रह का तृप्ति बिंदु का आधार नहीं हो पाया। इस तरह से हम अंतर विरोधी होकर भी जीते रहे। अभी आपके सम्मुख जो प्रस्ताव प्रस्तुत है, इसको समझना ही है। मैं जैसे जांचता हूं अपने में, वैसे ही आपको भी जांचना है। ये कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि। और जांच कर जब आप जीते हैं तभी तृप्त होते हैं। तब दूसरों को समझाने के लिए अपने को अर्पित करना होता ही है ना। तब दूसरों को समझाने के लिए अपने को अर्पित करना मतलब स्वयं अवेलेबल हो जाना। एक वीडियो है जिसमें बाबा जी से पूछा कि जो बाबा जी समझदार व्यक्ति है उसका क्या काम बचता है। तो बाबा जी ने कहा वो व्यक्ति उपलब्ध हो जाए, है ना, उसकी उपलब्धता ही उसका कार्यक्रम है। इसको बाबा जी यहाँ पे कह रहे हैं, दूसरों को समझाने के लिए अपने को अर्पित करना होता ही है। दूसरे विधि से कहीं बाबा जी ने बोला है कि वो व्यक्ति बांस पे चढ़ के चिल्लाएगा जैसे समझ में आएगा, है ना। और दूसरों को समझा पाने का नाम ही आचरण पूर्णता भी है। प्रमाण दे पाने के लिए समझाना पड़ता है। जब हम दूसरे को समझा पाए तब हमारी समझ का प्रमाण मिलता है। यह एक कसौटी है समझदार होने का। मुझको जो अनुभव हुआ वह यह है कि समझदारी में हम सह अस्तित्व को देखा है। सह अस्तित्व किसका? इकाई और व्यापक का, अंश और व्यापक सत्ता का। सह अस्तित्व में मानव अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर समृद्धि का अनुभव कर सकता है। दूसरा अर्थ यहाँ पर क्या है सह अस्तित्व का? मनुष्य उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनीयता, इन चीजों को समझ करके किस विधि से बाबा जी कह रहे हैं? मानव अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर समृद्धि का अनुभव कर सकता है। व्यवहार के हर मूल मुद्दे में मानव की समझदारी समाधान के रूप में ही ध्रुवीकृत होती है। ध्रुवीकृत होती है मतलब सेंटर इज व्हाट इज सेंटर? सेंटर इज अंडरस्टैंडिंग। समाधान जो है वो केंद्र में है और उसके बाद वहां से व्यवहार है। इन तीनों बातों को हमने देखा है कि जिसका अध्ययन कराने के क्रम में, प्रमाणित करने के क्रम में हम दूर दूर तक फैल जाते हैं, जबकि शरीर की लंबाई चौड़ाई निश्चित ही रहती है। क्या मतलब? तदाकार तद्रूप विधि को यहाँ पर बाबा जी कह रहे हैं, हम दूर दूर तक फैल जाते हैं, है ना, कल्पना कर लेते हैं आसानी से। मानव के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं वह स्वयं में एक व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से बहुत दूर दूर तक फैलने वाली चीजें हैं। इसी प्रकार हर मानव में वह योग्यता है, हर मानव में वह अरमान है, अरमान है मतलब इच्छा है, हर मानव में समझदारी के अर्थ में उत्साह जगाया जा सकता है। उत्साह मतलब उत्थान के लिए साहस बराबर उत्साह। यह इस प्रस्ताव का अर्थ है, अर्थात प्रयोजन है। प्रयोजनीयता ही किसी चीज का अर्थ है।
विज्ञान अपने में एक सीढ़ी है, उससे पहले की सीढ़ी आदर्शवाद है, उससे पहले की सीढ़ी ग्राम कबीला संसार है, उससे पहली सीढ़ी जंगलों में भटकता हुआ आदमी शिला युग है। शिला मतलब पत्थरों का युग जो है, पाषाण युग जिसको कह रहे हैं। ठीक है, सीढ़ी है मतलब ये क्रम से घटने वाली घटना है, सीढ़ी मतलब स्टेप बाय स्टेप ये चीजें हैं। इस ढंग से सीढ़ी दर सीढ़ी हम यहाँ तक पहुंचे। इस उपकार को अपने को स्वीकारना चाहिए और इसके लिए कृतज्ञ हैं। इस पृष्ठभूमि का सामान्य उपक्रम आपको बताया। सार संक्षेप में परंपरा ने जो उच्च कोटि की चीज हमको प्रस्तुत की उससे हम संतुष्ट नहीं हुए, है ना। उच्च कोटि की चीज क्या प्रस्तुत की? वेदांतों का ज्ञान जो प्रस्तुत किया। फलस्वरूप हम अपने को एक जिम्मेदार व्यक्ति माना, मेरे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है ऐसा स्वीकार किया। फलस्वरूप प्रयत्न किया और कोई बात के लिए हम प्रयत्न नहीं किए, है ना। इस वैचारिक प्रयत्न में हम अंत में यह पाया कि सभी मानव सुखी हो सकता है, धर्म सफल हो सकता है, धरती स्वर्ग हो सकती है, मानव देवता हो सकता है। इसलिए हमारी इच्छा हुई, उत्साह बना कि इस बात को मानव कुल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। उसी प्रयत्न में हम चल रहे हैं, अर्थात उसी प्रयत्न के आधार पर हम आपके सामने यह बात को रख रहे हैं। जब मैं अस्तित्व, जीवन और मानवीयतापूर्ण आचरण को भली प्रकार से समझा, उसके तुरंत बाद ही मुझ में एक ऐसी स्थिति बनी जिसको अभी आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। क्या बना? समझदारी के बाद अपने आप में विश्वास बना। विश्वास क्या है? आधार मूल्य है। ठीक है, तो समझदारी जैसे ही पूरी होती सबसे पहले क्या हुआ? विश्वास बना। इसके लिए कोई प्रयास या बहुत परिश्रम किया ऐसा कुछ नहीं। विश्वास को मैंने हर आयामों में जांचना भी शुरू किया। इसी भांति श्रेष्ठता का सम्मान करना भी बन गया, श्रेष्ठता का मूल्यांकन करना बन गया, फलस्वरूप सम्मान करना बनता ही है। ठीक है, जो जिसको अपने से श्रेष्ठ मानता है उसका सम्मान करता ही है, यही सूत्र है। जिसका हम मूल्यांकन नहीं करते उसका सम्मान कर नहीं पाएंगे, है ना। मूल्यांकन और सम्मान, सम्मान मतलब सम्यक मूल्यांकन बराबर सम्मान, है ना। सम्यक मूल्यांकन, किसी वस्तु का ठीक ठीक मूल्य मतलब क्या? उपयोगिता, उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनीयता ही उसका मूल्य है। ठीक है, और जब हम कर पाते तो इसी के लिए शब्द क्या है? सम्यक मूल्यांकन अर्थात सम्मान। जिसका हम मूल्यांकन नहीं कर सकते उसका सम्मान कर नहीं पाएंगे। मानव व्यवहार दर्शन में पहले, मुझे लगता है चैप्टर के पहले ही कुछ बाबा जी ने जो प्राकथन लिखा उसमें लिखा है, सटीक स्वयं का सही सटीक मूल्यांकन कर लो, फलता दुखी दरिद्र प्रताड़ित नहीं होगे, है ना। मूल्यांकन की महिमा है ये। मूल्यांकन कर पाते हैं तो उपयोग सदुपयोग प्रयोजनीयता में लगा ही पाते हैं। तीसरा मुद्दा ये बना, जो कुछ भी हमारी समझदारी थी उसके अनुसार हमारे व्यक्तित्व को पूरा का पूरा एक सुविधाजनक विधि से हम झेलने योग्य बन गए। सुविधाजनक विधि मतलब इजीली, है ना, आराम से। तो तीसरा मुद्दा क्या कह रहे हैं? जो कुछ भी हमारी समझदारी थी उसके अनुसार हमारे व्यक्तित्व को, है ना, इसको बाबा जी क्या एक शब्द है, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन हो गया। कुल मिलाकर ये बात, मुझे कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि प्रतिभा के अनुसार अस्तित्व सहज, जीवन सहज विधि से मैं जी नहीं पाऊंगा, है ना। इस प्रकार का अविश्वास, इस प्रकार का डाउट कभी नहीं आया। इसका नाम दिया प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। इसमें हम सही सच्चा उतर गए, है ना। सही सच्चा उतर गए मतलब जी पाए, व्यवहार में आ गए। चौथी स्थिति आई, व्यवहार में सामाजिक हो गया। सामाजिक होने पर तृप्ति मुझको अपने आप में मिलने लगी। इसका लाभ यह हुआ कि हमको संसार के प्रति कोई शिकायत शेष नहीं रही। अब मैं कितना सार्थक करता हूँ इस बात की जांच हरदम करता रहता हूँ। मैं जितने संबंधों में जीता हूँ अपने दायित्व कर्तव्यों के साथ सार्थक जीता हूँ। सार्थक मतलब अर्थ के साथ, है ना, अपनी उपयोगिता को सिद्ध करते हुए, अर्थ, अर्थ के साथ, अर्थ पूर्वक। ठीक है, पांचवी स्थिति आई है समृद्धि। वैसे तो मैं परिश्रमी परिवार में पैदा हुआ, परिश्रम करना, सेवा करना हम जानते थे, किंतु समृद्धि का मतलब हमको समझ में नहीं आता था। अब समृद्धि का मतलब समझ में आ गया। हमारे परिवार के लिए जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हम उत्पादन कर लेते हैं, इसीलिए हम समृद्धि का अनुभव करते हैं। इस ढंग से बहुत सारी बढ़िया चीजें हमारे हाथ लग गईं। इसका नाम दिया स्वायत्तता।
मैं अपने में स्वायत्त हुआ, इसलिए आप भी हो सकते हैं। जब हम स्वायत्त हुए तो हमारे बाद इस संसार को हम अर्पित कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। फलस्वरूप उसको एक वांग्मय दस्तावेज रूप देना शुरू किया। पहला दस्तावेज हुआ मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। मध्यस्थ दर्शन को 4 भाग में ध्रुवीकृत किया। पहला भाग का नाम दिया है मानव व्यवहार दर्शन, दूसरा भाग का नाम है कर्म दर्शन, तीसरा भाग का नाम है अभ्यास दर्शन और चौथे भाग का नाम है अनुभव दर्शन। ठीक, इसको हम छोटी सी यहाँ पे एक बात कहते हैं, दर्शन का मतलब देखना। एक वीडियो है जिसमें बाबा जी कह रहे हैं कि दर्शन क्या है, तो बोलते हैं मेरा आचरण तुम्हारे लिए दर्शन है और तुम्हारा आचरण हमारे लिए दर्शन है ना। तो आप जो व्यक्त हो रहे हैं, आपकी समझदारी ही आपके द्वारा व्यक्त हो रही है। ठीक है, तो बाबा जी के द्वारा जो बाबा जी का व्यवहार है वही क्या है, मानव व्यवहार दर्शन। बाबा जी ने जिस प्रकार से कर्म को समझा है ना, कृतकारित अनुमोदित विधियों से कर्म को जो समझा है उसका नाम है कर्म दर्शन। ये जागृत मानव के कर्म की बात है। तीसरा भाग क्या है, अभ्यास दर्शन। जो प्रैक्टिसेस किए हैं ना, जिन जिन बातों को ध्यान में रखा है वो है अभ्यास दर्शन। और आखिरी बात है अनुभव दर्शन। ठीक है, जो उन्होंने अनुभव किया उसका वो दर्शन करा रहे हैं। जागृत व्यक्ति किस प्रकार का अनुभव करता है वो यहाँ पर अनुभव दर्शन है। ठीक, उनका आचरण ही दर्शन है, ये बात कुल मिलाकर के ध्यान रखें। या जागृत व्यक्ति का जो आचरण है वही दर्शन है। तो हर जगह जागृत व्यक्ति का आचरण का ही वर्णन है। इस ढंग से 4 भाग में पूरा दर्शन को लिखा। इनका मूल तत्व है मध्यस्थ दर्शन। अस्तित्व में सम, विषम और मध्यस्थ शक्तियां अर्थात गतियां हैं। इसके अपने अपने ढंग के परिणाम हैं, जिसमें से मध्यस्थ बल और शक्ति वैभवित होना ही मानव परंपरा का अद्भुत ध्येय है। मैंने एक दिन क्लास में कहा था ना, विभव के कारण ही हम पूरे संसार के जो विभव है ना, विभव जो है वो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, मतलब सृजन और विसर्जन से उसका समय अधिक है। कोई भी वस्तु बहुत कम समय में बनती है, उससे भी कम समय में नष्ट होती है, लेकिन बनी बहुत लंबे समय तक रहती है। इसके कारण ही है ना अस्तित्व का समस्त वैभव है। तो विभव के कारण ही वैभव है। इस यही ऐश्वर्य है, प्राकृतिक ऐश्वर्य है, यही ईश्वरीयता है। ठीक है, इसको यहाँ पे देखेंगे, जिसमें से मध्यस्थ बल और शक्ति वैभवित होना ही मानव परंपरा का अद्भुत ध्येय है। इससे मैं भी चमत्कृत हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी चमत्कृत हुए होंगे। अभी तक जितने भी वैज्ञानिक, ज्ञानी, अज्ञानी, जिनको भी इसकी गंध लगी है वो चमत्कृत होते ही हैं, है ना। जिनको जरा सा भी ये समझ में आता, कह रहे हैं, वो अमेज हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सम, विषम शक्तियों को मानने की जगह में है मध्यस्थ शक्ति। मध्यस्थ बल को कोई प्रयोजन के रूप में समझना अभी तक बना नहीं है ना, इसका पर्पस नहीं अभी तक समझ पाए। मैं सोचता हूं यह बहुत बड़ी भारी कमी और खामी रह गई, है ना। अस्तित्व में कोई दिशा है, कोई प्रयोजन है, ये बात समझ में नहीं आई। ये कह रहे हैं बड़ी भारी कमी और खामी रह गई, इसलिए पुनर्विचार करने के लिए जरूरत आ गई। तो मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ जीवन, इस 4 बातों को, 4 तथ्यों को समझने समझाने का कार्य किया है। इसी का नाम है मध्यस्थ दर्शन। ठीक, आज के लिए ही इतना ही। ठीक है, बढ़िया। तो आज हमने क्या जाना, क्या सीखा, कौन सी बात आपको अच्छी लगी, थोड़ी शेयरिंग कर सकते हैं और फिर हम इस क्लास को बंद करेंगे। 9:58 हो रहे हैं, 2 मिनट हमारे पास हैं। कहिए, कोई भी व्यक्ति कोई भी शेयरिंग करना चाहते हो तो कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने क्या सीखा? नमस्ते। नमस्ते। हाँ अंकित भैया बताइए जी। एक पॉइंट इसमें ध्यान गया कि कोई भी सॉल्यूशन या समाधान के लिए समझदार होना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। बिल्कुल। ये सारे और जीवन के सारे काम में ये चीज ध्यान में आती है कि समझदार होना ही होगा अगर सॉल्यूशन समाधान करना है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुखपूर्वक जीने के लिए समाधानित होना अनिवार्य है। इसलिए जैसे मैंने पहली क्लास शुरू करी थी ना, यह विकल्प है और यही विकल्प है। इस समीक्षा के बाद ही हम अध्ययन में लग पाते हैं, है ना।
एकमात्र यही कार्यक्रम बचता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ शैलेंद्र भाई जी कहिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जी के इसमें जो आया कि हमको समझना है, ये तो कंपलसरी है, सबको समझना है कंपलसरी है, और समझने के बाद क्या करना है, तो हाँ उसका जो प्रयोजन है कि सबके जी लिए उपलब्ध होना, अन्य लोगों को उपलब्ध, समझाने के लिए, तो खुद हाँ समझ के बैठे नहीं रहने का कार्यक्रम है। मेरा हो गया बस, मैं तो मजे कर रहा हूँ, निजानंद ले रहा हूँ। लेकिन हाँ सिर्फ निजानंद का कार्यक्रम नहीं है, ये सर्वतोमुखी आनंद का कार्यक्रम है। हाँ बहुत तो बढ़िया, अपना बहुत समझदारी के बाद समष्टि के लिए उपलब्ध होना, ये अपने भी एक उपलब्धि बनती है। यस, यही ऐसा एक प्रयोजन आज चाहिए, हमारा प्रयोजन अस्तित्व हमने सिद्ध कर दिया, इसी का नाम हाँ प्रमाणित हो गए, होना। हम हाँ हाँ उपयोगी हो गए, हम कंज्यूमर की जगह कंट्रीब्यूटर हो गए। हाँ, बस ये सब जान के हमको कंज्यूमर की तरह जीवन विद्या से नहीं जुड़ना है कि चलो इससे जब जान लेंगे अपना कल्याण कर लेंगे। लेकिन बिल्कुल, ये पूरे कार्यक्रम में लगना है, धरती को स्वर्ग बनाने वाले, और उसमें अपना एक हाँ योगदान देना है। बहुत और बढ़िया, एक जी और एक वीडियो जो आया था उसमें जो उल्का पिंड टकराया हाँ और जो डायनासोर गए, तो एक मुझे वो भी उसमें लग रहा है कि जैसे उल्का पिंड जब टकराया तब उस वक्त बड़े बड़े पेड़ थे, जी यानी बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, और उन पेड़ों के फल भी बहुत बड़े थे, खाने वाले जीव भी बड़े थे, और खाने वाले जीव डायनासोर सबसे बड़े थे, हाँ और पूरी धरती पे फैले हुए थे। अगर उनको नष्ट करना है प्रकृति को, ये उसकी स्वयं की विधि से, तो भी अगर किसी रोग फैला के करे तो उनके मरने के कारण इतना रोग फैलेगा कि धरती पे जीवन बनाना फिर लंबा मुश्किल हो जाए, तो हम चूहे भी अंदर मर जाए वायरस के कारण। लेकिन क्या प्रकृति ने अपनी विधि चलाई कि ऐसा उनका पिंड चलाया ताकि उसमें मर भी जाए, उनका अग्नि संस्कार भी हो जाए, जल के खाक हो जाए, और कोई भी ऐसा वायरल इन्फेक्शन भी ना फैले। तो जो एक शब्द है अपने देश प्रदर्शन का कि अस्तित्व में व्यवस्था है, तो ये भी एक हम्म, व्यवस्था का प्रमाण अच्छा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, समग्रता में देखने पर प्रयोजन समझ में आता है, और मनुष्य के लिए फॉसिल फ्यूल्स तैयार हैं, दूरदर्शन दूरगमन हाँ दूर श्रवण के, उसमें दूरगमन के लिए एक बहुत बड़ा चीज उपलब्ध हुआ है। हाँ, अगर वो पूरा इतना करोड़ों साल नहीं चलता, तो आज हमारे लिए अंदर से ये वाला जब तैयारी निकल, थी, लंबी हाँ तैयारी तैयार, है ना? ये लंबी इंसानी तैयारी है। होमवर्क चल रहा है। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि अस्तित्व में नियमित यानी निरंतर न्याय हो रहा है, अस्तित्व में बिल्कुल हर क्षण न्याय है, हर क्षण न्याय है। हर तो क्षण कोई न्याय। चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझदार बनना है, और हम्म, समष्टि के अंदर अपना योगदान के लिए उपस्थित रहना है। इतना आज बिल्कुल, बोधित हो रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। आज यहाँ आज पर से हम तेजस देखेंगे, जी जी कहिए। आज से तेजस भाई भी जुड़ गए हैं। अच्छा, हाँ, वो अच्छा, जय कक्ष जय का, करके जो है, हाँ जय का अरे लिखा वाह हुआ तेजस है। भाई, स्वागत है, बढ़िया बढ़िया जी बढ़िया। जी। तो ये अच्छी बात हो गई। तो देखिए जैसे मैंने कहा ना, एक तो दूर गमन के लिए हमने समझ। थोड़ा ईंधन का उपयोग किया, लेकिन वो एक सही उपयोग नहीं है ना। हम्म, इसकी भी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, है ना। हालांकि बिल्कुल। हम सब जानते हैं पोल्यूशन हो रहा है धरती में, वो जो कोयला, वो जो है ना कोर में रखा हुआ, उसका भी एक हाँ, प्रयोजन वो ठंडा है रखा ना। है धरती को। अनावश्यक उसका उपयोग भी ठीक नहीं है, इसके लेकिन लिए फिर भी मैंने खैर, जी हाँ, एक सूत्र ऐसा बनाया है थोड़ा सोच करके, कि टाइम वर्सेस एनर्जी, और सम टाइम एनर्जी वर्सेस टाइम। अगर कोई इतना महान व्यक्ति है कि हम्म, किसी गांव में जाकर के वो 1 घंटे लेक्चर देगा या ऐसा कुछ करेगा, उसके पास पावर है, तो हम्म, उनके साथ लगाए ले गए हुए 10,000 पेड़ों को वो लगवा देगा, और सब लोग गारंटी भी लेंगे जिसको बड़ा करेंगे, तब उस व्यक्ति को प्लेन से भी ले जाना ठीक है, क्योंकि हाँ वो उसके प्लेन का जो खर्च होगा ईंधन का और प्रदूषण होगा, उसके बदले वो 10,000 पेड़ लगा के आएगा, तब उसके बिल्कुल, लिए प्लेन भी जाए तो भी ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ चाय पीने जाना है और एक्टिवा लेके निकल जाओ, तो ये वहां मुझे चल के जाना चाहिए, हाँ बिकॉज आई हैव टाइम। तो बिल्कुल, जहाँ टाइम वर्सेस एनर्जी और एनर्जी वर्सेस टाइम अकॉर्डिंग टू द नेचर बेनिफिशियल, अगर जिसमें प्रकृति का लाभ हो, तो जैसे जैसे दिव्य जिसको बोलते हैं ना कि ये बाबा जी है, हम्म, ऐसे दिव्य बन गए जो लोग हम्म, दिव्य मानव, तो हम्म, दिव्य मानव को उनके ज्ञान पहुंचाने के लिए अगर ईंधन का खर्च होता है, तो हम्म। उस खर्च के और उन पोल्यूशन के अतिरिक्त वो उत्पादन कर लेंगे, तो संतुलन के हिसाब से वो ठीक है। ऐसा मुझे एक चिंतन हुआ, इसलिए थोड़ा शेयर किया। हम किसी
मतलब हम सही की दिशा में अगर हम जा रहे हैं ना, तो फिर वो चीज़ों का उपयोग करेंगे ही करेंगे, उपयोग करेंगे बिल्कुल ना। अभी हम प्रयोजनीयता से जुड़ गए, उपभोग कर, उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनीयता, प्रयोजन पूर्वक कार्यक्रम हो हाँ गया। बस तो ठीक प्रयोजन है स्पष्ट है तो ठीक है ना? प्रयोजन मतलब हम जुड़ गए थे, जागृति की है। दिशा के साथ जुड़े होंगे। हम्म। बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो दिनेश भाई से भी बातचीत कर हाँ, लीजिए। छोटू अंकल, यस, कुछ कहना है? हाँ, अच्छा, आज कुछ एक तो कोई बहन जुड़ी थी, अभी नहीं दिख रही है शायद, मोनाली के क्या नाम? अच्छा, मैं एडमिट तो कर देती हूँ, फिर मुझे ध्यान नहीं रहा, रुनाली ऐसा कुछ शायद नाम था, हाँ, रूपाली, रूपाली। रूपाली, रूपाली, हाँ, रूपाली दीदी निकल, अभी तो शायद अभी नहीं हैं, दिख रही है। रूपाली दीदी हैं, है। हाँ, हैं। उनका हेलो हेलो परिचय जी, हेलो। हाँ जी, रूपाली दीदी, हाँ, मैं आज नमस्ते। पहले दिन अटेंड कर रही हूँ, जी, जी। तो इसके लिए सुन रही हूँ सिर्फ। जी, कहाँ से हैं? बम्बई से। अच्छा, अच्छा, मुंबई से हैं आप? हाँ हाँ हाँ। मैं भी मुंबई से हूँ। अच्छा अच्छा। स्वागत है रूपाली दीदी। बहुत बेसिक क्लास है ये क्लास जो है, एकदम बेसिक से क्लास है। जिसने जीवन विद्या का परिचय शिविर मात्र किया हो, वहां से हम शुरुआत किए हैं कि हम धीरे धीरे जुड़ते जाए, है ना। बहुत आगे के अध्ययनकर्ताओं के लिए क्लास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी एक सार्थक क्लास है। शुरुआत हमारा कच्छ जो है ना, थोड़ा पीछे है, और वहां से हम उसको उठाएंगे एकदम बेसिक से। तो इस तरह की एक क्लास है, बढ़िया, अच्छा लगा आप आए। थैंक यू। जी, बढ़िया। जी अंकल जी, कुछ? हाँ नहीं, बस अभी तो। जी, और ये भैया अपने, ये क्या नाम, तेजस भाई। तेजस भाई। जी, तेजस भाई, थोड़ा सा आपका व्यक्त व्यक्त हो तेजस आप। भाई को परिचय भी दे, और एक परिचय से भी किया होगा भी है, तो उसमें उपस्थिति हो जाए, आज पहली बार आए। हाँ, तेजस भाई आप अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं। तेजस भाई और शैलेंद्र भाई दोनों रामकृष्ण ट्रस्ट कुकमा में, मतलब कोई भी कार्यक्रम हो, दोनों लोग तैनात रहते हैं, है ना, फुली अवेलेबल एंड यूजफुल। तेजस भाई अवेलेबल हैं? मुझे लगता है शायद अवेलेबल नहीं, कोई बात नहीं, कल मंडे को सुनेंगे उनसे। तेजस सैटरडे। तेजस तेजस जी, भाई अवेलेबल है, जय कच लिखा हुआ अभी ऑन है, जय कच। अनम्यूट कीजिए तेजस भाई आप हाँ, अपने आप को, अगर आप बोल रहे हैं तो। माइक के सिंबल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। माइक को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। शायद वो कहीं चले गए होंगे। हाँ, हो सकता है, कोई बात नहीं, हम लोग मंडे को उनसे उनका परिचय सुन लेंगे, है ना। और ठीक है, बढ़िया, अच्छा लगा, सभी जुड़े हुए हैं, और हमारे 5 सत्र हो गए हैं, और हम लोग मंडे से वापस शुरू करेंगे। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है, आप सभी एंजॉय कीजिए, ठीक है, मजे कीजिए, ठीक है। चलिए, शुभ रात्रि, मिलते शुभ हैं रात्रि, सोमवार शुभ की शाम, रात्रि। ठीक 9 बजे। ठीक है, धन्यवाद, चलिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जी, हाँ, धन्यवाद। अंकित भैया जी कहिए, कुछ कहना है? जी, नहीं, भूल से आप अच्छा, ओके ओके, ठीक है, एक ओके। बात फिर भी आओ शेयर करना आओ। चाहता हूँ। जी, हाँ, इसमें प्रयोजन का बहुत, आज के सत्र में प्रयोजन का बहुत ही महत्व समझ में आया कि कोई भी जी, चीज का प्रयोजन क्लियर नहीं पता हो तो काफी दिक्कत होती है। मतलब इन्होंने जो बोला, अस्तित्व का प्रयोजन न मालूम होने से वो बहुत बड़ी कमी दिखी, वो ध्यान गया उस चीज पे। हाँ, यस, हम इस पे आगे चर्चा करेंगे आने वाले सत्रों पे। एक एक वस्तु का, मनुष्य देखिए अपने स्तर पर जब किसी चीज को सोचता है तो उसका नाम उपयोग है ना। और जब परिवार के स्तर पर उसका सदुपयोग है, और जब समाज के स्तर पर सोचने लग जाता है ना, तब वहां पर प्रयोजनीयता स्पष्ट होती है। आगे आने वाली किताबों में बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी, ठीक है।
चलिए ठीक, तो हम आगे इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, मिलते हैं सोमवार को शाम के ठीक 9 बजे। नमस्कार सभी को, शुभ नमस्कार, रात्रि। शुभ रात्रि, जी शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।